बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पे हमने बात की थी ना, चेंज ऑफ यूज के ऊपर बात चल रही थी। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के तौर पर समझने के लिए। वो क्वेश्चन क्या है बेटा आपके सामने? फैंटास्टिक लिमिटेड हैड इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड इन डीरस, साउथ अफ्रीका। फैंटास्टिक लिमिटेड का हेड ऑफिस कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है। ड्यूरिंग अ फ्रीक लैंडस्लाइड ऑन 30 जून 2015, a building nearby which it owned and was renting to Sadly Limited was destroyed. एक बिल्डिंग थी जो वो ओन करते थे और जो उन्होंने रेंट पे दी हुई थी किसको? सैडली लिमिटेड को। वो क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। ओके जनाब, तो ये एक अलग कहानी सुना रहा है, मतलब दो बिल्डिंग्स की बातें कर रहा है बेटा इस वक्त। एक बिल्डिंग वो है जिस पर आप मौजूद हैं और एक बिल्डिंग वो है जो आपने रेंट पे दी हुई है। तो जो रेंट पे दी हुई है तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, यस और नो? जो रेंट पे दी हुई है वो तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, यस और नो? रिस्पॉन्स कर दें। अच्छा जी, अब अगली कहानी सुनिएगा। एज सैडली लिमिटेड वाज अ वैल्यूड टेनेंट, फैंटास्टिक लिमिटेड डिसाइडेड टू मूव इट्स ओन हेड ऑफिस टू अनदर underutilized building nearby, which was currently also used for administrative purposes, and to lease this original head office to Sadly Limited as a replacement. यानी वो एक वैल्यूड टेनेंट है, जिस बिल्डिंग में वो था वो बिल्डिंग तबाह हो गई है, अब वो आप उसको रिप्लेस करके दे रहे हैं वो बिल्डिंग जिसमें आप मौजूद हैं, जो आपका हेड ऑफिस है। तो अगर एक बिल्डिंग आपका हेड ऑफिस है तो वो आपके लिए क्या थी? ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यस और नो? और अगर उस ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को आप उसको रेंटल टू अदर्स करने जा रहे हैं तो अब वो क्या बनने जा रही है बेटा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक, सही है जनाब। द हेड ऑफिस वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2015। हेड ऑफिस परचेज किया गया है 1 जनवरी 2015 को। उसकी यूजफुल लाइफ कितनी मान लें? 5 साल। द फेयर वैल्यू ऑफ द हेड ऑफिस बिल्डिंग वाज 520,000 on 30th June 2015 and 490,000 on 31st December 2015। ठीक है, जवाब दें बेटा। मुख्तलिफ आपको डेट्स दे दी और मुख्तलिफ डेट्स पर क्या प्रोवाइड कर दिया आपको? फेयर मार्केट वैल्यू। तो एक तो है आपका ईयर एंड, यस और नो? ईयर एंड है कि नहीं है? है ना? और एक है आपका वो डेट जिस डेट पे आप परफॉर्म कर रहे हैं ट्रांसफर। तो छोटा सा टेक्निकल इशू है, डेट ऑफ ट्रांसफर पर भी आपने क्या पिक करना है? डेट ऑफ ट्रांसफर पर भी आपने पिक करना है बेटा क्या? फेयर मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफर परफॉर्म होगा ना बेटा ये। तो पहले आपको एज पर IAS 16 इसको रीवैल्यू कर देना है ना, यस और नो? जवाब दें सब लोग बेटा। तो जरा इसकी क्विक जल्दी से, क्योंकि बहुत से बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज। अब देखें, ये एक ही साल में देखें, मैंने तो कल आपको समझाया मल्टीपल ईयर्स में, इसने क्या किया? एक ही साल के अंदर बहुत सारे केसेस समझा दिए। मतलब एक प्रॉपर्टी जो ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी 6 महीने तक वो ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रही, मिड ऑफ द ईयर में उसका यूज क्या हुआ? चेंज हुआ, और रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए अब वो क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो ये सारी ट्रांजेक्शन जो है वो एक ही साल में परफॉर्म हो रही है। तो अब क्या करेंगे हम, बताइए? ठीक है, तो जरा इसको देख लेंगे। 1 जनवरी 2015 को हमने इसको परचेज किया, हमने एंट्री पास की बिल्डिंग डेबिट, कितने से? अगर मैं रुपीज इन 1000 में लिखूं तो 500, सही है बेटा? 500। अब हम जहां पर चेंज ऑफ यूज करने जा रहे हैं ना बेटा, वहां तक की हमने चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन, क्योंकि वहां तक हमने इसको यूटिलाइज किया बतौर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो वहां तक इस पर IAS 16 अप्लाई होगा और वहां तक की आप चार्ज कर दें डेप्रिसिएशन। तो 30 जून 2015 6 महीने होंगे बेटा, यहां तक कि आपने चार्ज की डेप्शन एक्सपेंस डेबिट हो गया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो गया? क्रेडिट हो गया।
सही है। 500 को आपने डिवाइडेड बाय 5 किया, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 12 भी कर दिया, तो इस तरह 50,000 की आ गई आपके पास डेप्रिसिएशन। अब आप इसको बतौर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रीवैल्यू कर दें, और रीवैल्यूएशन के लिए आपको करना है अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट करनी है, बिल्डिंग क्रेडिट करनी है 50 से, ताकि बिल्डिंग अकाउंट जो है वो किस पर आ जाए, WDV 450 से। 450 से इसको रीस्टेट कर दें किस पर, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर। तो आपने बिल्डिंग डेबिट की 70 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू OCI क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दिया 70 से। यस और नो? अब ये बिल्डिंग आ गई कितने पर, 520 पर। अब इसका यूज चेंज कर दें, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कर दें और बिल्डिंग क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। कितने से, 520 से। यहां तक कोई डिफिकल्टी हो तो बोलिए, अभी ईयर एंड नहीं हो रहा। हाँ भाई, यहां तक कितने लोगों ने इसको सही परफॉर्म किया है? यहां तक कोई गलती, यहां तक कोई मिस्टेक? जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं इसको सॉल्व, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बेटा, आपको कोई परेशानी ना हो, ताकि बस जल्दी से आपका आंसर क्या होता है, वेरीफाई हो जाए। क्या ख्याल है? तो ये एक साल में इतनी सारी ट्रांजेक्शन आ गई, तो आपको सब कुछ एक ही साल में दिखाना था। अच्छा, अब इसको रिपोर्ट करना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बतौर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ईयर एंड होने से पहले पहले ये क्या बन गई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इसको हम बतौर पीपी रिपोर्ट करेंगे, बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट करेंगे। बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट करेंगे किस पर, इसकी अप टू डेट फेयर मार्केट वैल्यू पर। इसकी अप टू डेट फेयर मार्केट वैल्यू पर। सही है ना? और रिपोर्टिंग डेट पर इसकी अप टू डेट फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 490। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो इसका मतलब इसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और इसको अपडेट कर देंगे उसकी रिपोर्टिंग डेट पर मौजूद फेयर वैल्यू पर। ऐसा ही है ना? तो आपने 31 दिसंबर 2015 को पास कर दी एडजस्टमेंट। क्या लॉस, या इसको बोले, इसको आप बोले फेयर वैल्यू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसका इम्पैक्ट ले जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट कर दें कितने से, 30 से। तो जब ये आप एंट्री बना लेंगे, तो ये एंट्री बनने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 490 पर आ जाएगी, और 490 आप रिपोर्ट करेंगे। कहाँ रिपोर्ट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। कोई मसला, कोई बात, कोई परेशानी, बोलिए। तो ये 100% कितने लोगों ने करेक्ट किया ये क्वेश्चन एज इट इज, जैसा मैंने अभी सॉल्व किया आपके सामने? सबसे हो गया था सॉल्व ये क्वेश्चन, 100% सॉल्व हुआ था। जवाब दें, क्या ये क्वेश्चन 100% सॉल्व हुआ था? क्या कहते हैं आप लोग? चले माशाल्लाह, मतलब इसका मतलब क्या है, कल का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अच्छा, एंट्रीज अगर कॉपी करनी है तो कर लें, मैं फिर इसको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मैं बोर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा ना, ये अलग से मैं डायरेक्ट डॉक्यूमेंट पे लिख रहा हूँ। तो अगर स्क्रीनशॉट है तो जल्दी से ले लें, ताकि मैं आगे मूव करूँ क्विक जल्दी से, ताकि हम अपना अगला हिस्सा कवर करें ना इसका। हो गया? लिख लिया बेटा सब लोगों ने? जल्दी बता दें सब लोग, शाबाश, जल्दी जल्दी। कोई रहता तो नहीं है फिर स्क्रीनशॉट वाला? मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूँ यहाँ से सॉल्यूशन को। ओके,
अच्छा जी, अब ये आपके सामने एक सवाल था, ये सवाल अब आप देख लें। एक सवाल आपके पास और आ रहा है, क्या ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं? यहां पर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या बनाने जा रहे हैं, ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या बनाने जा रहे होंगे बेटा, ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब कल की जो हमने डिस्कशन की ना, उसकी बेस पर अब आपसे आगे भी क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, क्या ख्याल है? तो हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन सॉल्व कर लें, रिस्पॉन्स दें बेटा। इस क्वेश्चन को आप लोग जरा रीड करें। रीड करेंगे? अच्छा, क्या लिखा हुआ है? सुपर, मैं रीड कर लेता हूँ। सुपर लिमिटेड ओन्ड एंड लीज आउट अ बिल्डिंग in Pretoria, South Africa, which was correctly classified as an investment property. एक बिल्डिंग आपने लीज पर दी हुई है, तो आप कौन हुए? लेसर, ऑनर। और अगर आपने वो बिल्डिंग ऑपरेटिंग लीज पे दी हुई है तो उसका कंट्रोल आपके पास है, लिहाजा वो आपका एसेट और वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अब ये ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज वाली सारी बातें आपसे हो चुकी हैं, इसमें दोबारा बहस नहीं होगी, है ना? अगर फिर भी क्वेश्चन हो तो अलग से पूछ देगा आप बाद में। ड्यूरिंग अ फ्रीक अर्थक्वेक, Super Limited's head office was destroyed, forcing them to relocate the building in Pretoria, which forced the tenants of this building to move out from 30th June 2015. यानी आपका हेड ऑफिस तबाह हो गया है, तो अब अपना हेड ऑफिस आप उस बिल्डिंग में शिफ्ट करने जा रहे हैं जो आपने पहले रेंट पे दी हुई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले वो बिल्डिंग रेंटल टू अदर्स थी, पहले वो बिल्डिंग रेंटल टू अदर थी, क्या ख्याल है? तो जब वो बिल्डिंग रेंटल टू अदर थी तो क्या हुआ? वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी। लेकिन जैसे अब आप उस पर अपना हेड ऑफिस बना लेंगे तो उसका यूज क्या हो गया? चेंज हो गया। अब वो क्या बन रही है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। यूज, चेंज ऑफ यूज है, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। यस और नो? चले, अच्छा जी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सुपर लिमिटेड हेड ऑफिस मूव्ड टू इनटू दीस प्रीमिसेस ऑन 1 जुलाई। वही साल के बीच में, ऐसे ही साल के बीच में या जो भी इसका टाइम पीरियड हो, वही 31 दिसंबर 2014 के एंड पे आपने परचेज किया ना उसको। अच्छा, उसके बाद आगे बात कर लें मजीद इस चीज के ऊपर। अच्छा, परचेज भले कभी भी क्यों, ये भी इशू नहीं है इसके अंदर। क्यों ये भी इशू नहीं है? क्यों इशू नहीं है? इसलिए कि अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर फेयर वैल्यू मॉडल चल रही है तो फिर तो हम उसको डेप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हैं ना। तो अभी हमें इशू नहीं, हमें इशू ये कि जनाब उसका आखिरी कैरिंग अमाउंट क्या था। ये भी ध्यान में रखिएगा, परचेज कभी भी की हो, उसका आखिरी कैरिंग अमाउंट क्या है, और जब उसको हम क्या बनाएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बनने के बाद उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है। अगर इन तमाम सवालात के जवाब हमें मिल जाते हैं तो फिर हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये प्रॉपर्टी हमने कब परचेज की। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बेटा? जवाब दें भाई, रिस्पॉन्स करें सब लोग। अच्छा जी, वो तो होगी चार्ज बिलाल, उसका इनकार नहीं है, उसका इनकार नहीं है। आप असल बात नहीं पिक कर रहे हो बेटा बिलाल, असल बात समझो ना यार। बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर वो फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं तो हमें लाइफ की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसको डेप्रिशिएट ही नहीं करना। हाँ, जब उसको हम यूज चेंज कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं,
ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, फिर हमें लाइफ की जरूरत है रिमेनिंग लाइफ, जिस पॉइंट से वो क्या बन रही है ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, 31 दिसंबर को उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी, 2 लाख रुपए, मतलब यानी कि वो बिल्डिंग 31 दिसंबर को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में रिपोर्ट हो रही है 2 लाख पर। ऑन 30 जून द बिल्डिंग हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 260,000। 30 जून पर उस बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू 2,60,000 है। हैड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 इयर्स, इस डेट पर उसकी रिमेनिंग लाइफ 10 साल है। सुपर लिमिटेड यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए क्या यूज कर रहे हैं, फेयर वैल्यू मॉडल, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए क्या यूज कर रहे हैं, कॉस्ट मॉडल। समझे हैं मेरी बात या नहीं समझे अब तक? तो इसका मतलब क्या है, 1 जनवरी 2015 करंट अकाउंटिंग पीरियड, इस डेट पर हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बैलेंस बीडी कितना है बताइए। इस डेट पर हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बैलेंस बीडी कितना है, 200,000। 30 जून पर हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कितनी है, तो जो बैलेंस बीडी वो तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जो बैलेंस बीडी है वो तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है बुक्स के अंदर, यस और नो? जो बैलेंस बीडी है वो तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है बुक्स के अंदर, यस और नो? तो क्या हमें 2 लाख से कोई एंट्री बनानी है, 2 लाख से तो कोई एंट्री पास नहीं करनी ना आपने। अच्छा, अब आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से पहले रीवैल्यू करना है बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यस? तो इसका मतलब पहली एंट्री कहां बनने जा रही है बेटा, 30 जून। जून 2015 आपने एंट्री पास की, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 60,000 से रुपीज इन 1000 में, फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से बेटा, 60 से। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहां पर आ गई बेटा, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई फेयर मार्केट वैल्यू पर, और वो फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले केस में क्या मानी जा रही है, कॉस्ट मानी जा रही है। तो अब आप क्या करेंगे, बिल्डिंग बतौर पीपीई डेबिट कर देंगे 260 से, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप क्रेडिट कर देंगे 260 से, ठीक है? ये एंट्री कब बन रही है, 30 जून पर। यस और नो रिस्पॉन्स कीजिए बेटा सब लोग, यहां तक कोई बात जो मुश्किल लगी हो आपको, कोई बात जो डिफिकल्ट लगी हो आपको। अब चूंकि ये बन गई है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इसके लिए हम फॉलो कर रहे हैं कॉस्ट मॉडल, तो इस 260 को हम कॉस्ट मान लेंगे, यानी जो अप टू डेट फेयर मार्केट वैल्यू है उसको हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट मान लिया, मतलब हमने पीपी को एक्वायर किया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर। क्योंकि यहाँ पर हमारी जेब से कोई कैश आउटफ्लो तो नहीं हो रहा, तो ये ट्रांसफर परफॉर्म हुआ किस पर, फेयर मार्केट वैल्यू पर। अब ये कॉस्ट मानी जाएगी। इसके बाद ये प्रॉपर्टी मजीद रीवैल्यू नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आप आई16 के तहत जो है वो कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, अब कोई फर्दर रीवैल्यूएशन नहीं है। हाँ, अगर आप आई16 के तहत क्या क्या फॉलो करते, रीवैल्यूएशन मॉडल, तो फिर आप उसको फर्दर रीवैल्यू करते उस डेट पर जिस डेट पर इसका कैरिंग अमाउंट इसकी फेयर मार्केट वैल्यू से क्या होता, मटीरियली डिफरेंट होता। ये सारी बातें अब आई16 जिसका पढ़ा हुआ होगा वो मेरी बात अच्छी तरह समझ रहा होगा। जवाब दे बेटा, जवाब दें, ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर 2015 को आप इसको डेप्रिशिएट कर दें। एंट्री क्या बनी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट accumulated डेप्शन क्रेडिट 260, और रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 10 इयर्स। लेकिन क्योंकि पीपी बनने के बाद इस अकाउंटिंग पीरियड में उसने कितना वक्त गुजारा है, 6 महीने, तो डेप्शन चार्ज होगी बेटा 6 मंथ्स की। तो 260 डिवाइड बाय 10 आंसर 26 बन गया,
मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 कर दिया, आंसर 13 बन गया, 13,000। तो ये पीपीई में एडिशन हो गया और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से क्या हो गया, रिमूवल हो गया इसका। सही है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नोट में आप 260 का इजाफा होता हुआ दिखाएंगे और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट में आप 260 की कमी होती हुई दिखाएंगे। ये मूवमेंट है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। क्या ख्याल है? रिस्पॉन्स करें बेटा। यहां तक कोई मसला? तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो मैं इसको हटाता हूं यहां से। अगर इसका हम एसओसी एक्सट्रैक्ट बना लें और एसओएफपी एक्सट्रैक्ट बना लें तो रिजल्ट क्या बनेगा? क्या हम इसका एसओसी और एसओएफपी एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं समझने के लिए? क्या हम इसका एसओसीआई और एसओएफपी एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं समझने के लिए? चलें एक काम करते हैं, बनाते हैं एसओएफपी एक्सट्रैक्ट। बताइए एसओएफपी में इस प्रॉपर्टी को मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाऊं या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिखाऊं? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कॉस्ट 260, अक्यूमुलेशन 13, तो 260 में 13 का कितना आंसर आया? 247,000। पिछले क्वेश्चन का भी आप ऐसा भी बना के देखिएगा बेटा। अच्छा जी, एसओसीआई एक्सट्रैक्ट्स, वो डेट वगैरह आप डाल दीजिएगा। तो एक तो आ रहा है फेयर वैल्यू गेन, जिसका इम्पैक्ट जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यस और नो? साठ से। और दूसरा इम्पैक्ट है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, कितने से? 13 से। 47। ठीक है जी। तो ये आपके सामने मैंने एक्सट्रैक्ट बना दिया। कुछ कॉपी करना हो तो कॉपी कर लें जल्दी से इस चीज को। सही है, बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम? गुड, जबरदस्त, बेहतरीन। रिमूव कर दूं इसको बेटा? इसको भी रिमूव कर दूं? ठीक है जी। अच्छा, अब ये बात भी हमारी हो गई। अब ये तीसरा सवाल हमारे सामने है।
तीसरा सवाल हमारे सामने है। ये क्या सवाल है? ये ट्रांसफर है इन्वेंट्री टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये ट्रांसफर है इन्वेंट्री टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, ये ट्रांसफर है इन्वेंट्री टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सुन रहे हैं आप लोग बेटा मेरी बात को या नहीं सुन रहे? बताइए, रीड करें इस क्वेश्चन को बेटा, जवाब दीजिए आप सब लोग। अच्छा, इन्वेंट्री हमेशा किस पे रिकॉर्ड होती है? IS2 के हिसाब से कॉस्ट पर, या अगर उसकी एनआरवी लोअर हो तो लोअर पे आएगी, अदरवाइज कभी भी इन्वेंट्री, अगर एनआरवी हाई हो तो कभी भी इन्वेंट्री जो है वो हाई वैल्यू पे नहीं आती ना। एक ही सूरत में इन्वेंट्री एनआरवी पे आ सकती है, वो शर्त क्या है कि उसकी एनआरवी लोअर हो किससे? कॉस्ट से। अगर एनआरवी हायर है कॉस्ट से, फिर तो हम इन्वेंट्री को हमेशा किस पे रखते हैं? कॉस्ट पे रखते हैं ना। तो पहले तो हमें IS2 भी आना चाहिए, इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, यस और नो? ये प्रिंसिपल याद है सबको? ओके। अब लिखा हुआ क्या है? चेस लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2015। कॉस्ट कितनी है? 2,50,000 रुपए। चेस लिमिटेड ने एक बिल्डिंग परचेज की है 2,50,000 रुपए की, दैट इट इंटेंडेड टू सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हाँ भाई, क्या कहते हो? जो चीज हम खरीदते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने की नीयत के साथ, उस चीज को हम क्या माने अपने लिए? अगर आपका बिजनेस बिल्डिंग खरीदना ही और बेचना ही है, तो फिर वो बिल्डिंग आपके लिए क्या हुई? इन्वेंट्री हुई ना। और वो कहां फॉल कर गई? IS2 में। इसका मतलब 2,50,000 उस बिल्डिंग की क्या है? कॉस्ट है। अब ये बिल्डिंग बतौर इन्वेंट्री स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 250 से नीचे तो रिपोर्ट हो सकती है, ऊपर रिपोर्ट नहीं हो सकती, यस और नो? ये बिल्डिंग बतौर इन्वेंट्री स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 250 कॉस्ट से नीचे तो रिपोर्ट हो सकती है, कॉस्ट से ऊपर रिपोर्ट नहीं हो सकती। क्या ख्याल है? और कॉस्ट से नीचे कब रिपोर्ट होगी? जब इसकी एनआरवी क्या होगी? कॉस्ट से लोअर होगी, अदरवाइज कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, प्लेयर लिमिटेड आस्क चेस लिमिटेड टू लीज द बिल्डिंग टू देम फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। प्लेयर लिमिटेड ने ये बिल्डिंग जो कि उसने किस नियत से खरीदी थी? बेचने की नियत से, जो उसके जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। प्लेयर लिमिटेड ने वो बिल्डिंग उससे लीज पे मांग ली, मतलब रेंट पे मांग ली। और वो रेंट कौन सा होना चाहिए? ऑपरेटिंग लीज। अगर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फाइनेंस लीज है, तो फिर ये कंट्रोल चला जाएगा इसके पास से, फिर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। तो अगर उसने ऑपरेटिंग लीज पे दी है तो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। An operating lease agreement was entered into and became effective from 1st March। और ये एग्रीमेंट 1 मार्च से क्या हो गया बेटा? इफेक्टिव हो गया। ठीक है, सही है। यानी कि 1 मार्च को इस बिल्डिंग का यूज क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया। अब ये बिल्डिंग इन्वेंट्री से क्या बनने जा रही है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कब? कब? 1 मार्च को। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब एक चीज दिमाग में बिठा लें, एक चीज दिमाग में बिठा लें, इन्वेंट्री से जो भी ट्रांसफर होगा, वो देखें, चाहे वो ट्रांसफर हो रहा हो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, चाहे वो ट्रांसफर हो रहा हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, अगर कोई भी इन्वेंट्री पीपी बनने जा रही है, कोई भी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनने जा रही है, वो ट्रांसफर रिकॉर्ड होगा इन्वेंट्री के कैरिंग अमाउंट पर। और उस कैरिंग अमाउंट को कॉस्ट माना जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, और उस कैरिंग अमाउंट को कॉस्ट माना जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या ये आपको आसान सी बात समझ में आती है? और हमने
आईए के अंदर ऐसे ट्रांसफर परफॉर्म किए हैं कि हमने मशीन गोडाउन से विड्रॉ करके उसको पीपी बना लिया, हालांकि उसकी सेलिंग प्राइस भी दी हुई थी और उसकी कॉस्ट भी दी हुई थी, तो हमने ट्रांसफर किस पे किया था, कॉस्ट पर किया था। इन्वेंट्री टू पीपी, जो इन्वेंट्री की कॉस्ट थी उसको ही हमने पीपी की कॉस्ट माना था, यस और नो? जवाब दें। तो इसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर किस पर होगा, कैरिंग अमाउंट पर होगा। हाँ, अब उसके बाद अगला हिस्सा क्या है, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए क्या फॉलो कर रहे हैं, फेयर वैल्यू मॉडल, तो फिर आप उसको अपडेट कर दें उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर, दैट्स ऑल। और अगर आप उसके लिए क्या फॉलो कर रहे हैं, कॉस्ट मॉडल, तो फिर आप कुछ ना करें, जो कैरिंग अमाउंट है उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट माने, उसी को डेप्रिशिएट करना शुरू कर दें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आप सबको? जो मैं बोल रहा हूँ एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और कीमती है। अच्छा जी, अब क्या लिखा हुआ है, ऑन मार्च 1 2015 जो डेट ऑफ ट्रांसफर है, ऑन मार्च 1 2015 जो डेट ऑफ ट्रांसफर है, उस डेट पर इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आप क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। उस डेट पर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 3 लाख रुपए, और नेट लाइजेबल वैल्यू कितनी है, 2,90,000 रुपए। तो एनआरवी वैसे भी कॉस्ट से हायर है, लेकिन अब सिंपल आप उसका ट्रांसफर करें 2.5 लाख पर, उसके बाद उसको आप क्या कर दें, 1 मार्च पे अपडेट कर दें उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर, ऐसा ही है 3 लाख पर, और उसके बाद ईयर एंड पर जो उसकी रिसेंट फेयर मार्केट वैल्यू उस पर दोबारा अपडेट कर दे, ताकि आप उसको ले जा सकें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, हो जाएगा बेटा, ये कम कर लेंगे सॉल्व आप इसको। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक जरूरी काम आ गया, तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं आज की क्लास यहीं तक स्टॉप कर दूंगा, आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज।